फ्रेंड्स, तो आज हमारा टारगेट डे 15 और आई होप कि आप लोगों ने पिछले टारगेट को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा। आज हम लोग 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे क्योंकि 9th की फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब बचा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहां पर 10th, और 10th की भी सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री बची हुई है। बाकी चीजें आप लोग कवर कर ही चुके हो और उसको कवर कर रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों का ये रहता है, बहुत सारे बच्चे बार बार पूछते हैं कि भाई हमारा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, सिलेबस कब कंप्लीट होगा। 9th की फिजिक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, वो कंप्लीट हो चुकी है। 10th की अगर मैं बात करूं तो उसकी फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, बायो कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ क्या बची है, केमिस्ट्री। उसको भी हम लोग इस बार निपटाएंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों से पूछा था कि भैया मैथ्स और रीजनिंग में, स्पेशली रीजनिंग में आप बताइए कौन कौन से टॉपिक्स रह गए। तो कुछ बच्चों का कहना था कि भैया आप नहीं देख रहे हो क्या कौन कौन से टॉपिक रह गए। मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अपने सिलेबस को देखो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो मैक्सिमम टॉपिक्स हो चुके हैं। आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स नहीं भी दिए हैं, क्योंकि हमारे पास समय है, तो उन टॉपिक्स को भी हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ना देने के बाद भी, सिलेबस में नहीं दिए हैं उसके बावजूद भी एग्जाम में आते ही आते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो लग रहा है कि भैया ये जो टॉपिक है भले ही सिलेबस में ना हो, लेकिन इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी आए हैं और ये टॉपिक बचा है, तो इसको भी आप ऐड कर दीजिए। तो आपके टारगेट अभी चल ही रहे हैं, तो इसी के साथ साथ हम लोग कंप्लीट करा देंगे। अच्छा, दूसरे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया आप ये बताइए कि नेक्स्ट टारगेट क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। देखो, 15 जुलाई को इन लोगों का एग्जाम हो जाना है और 15 जुलाई के बाद आप एएलपी वाले स्टूडेंट्स हो, ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे वो टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स हो, सबका सिलेबस सेम टू सेम है। तो आप सब लोगों का एक कंबाइन बेहतरीन तरीके से एक हम लोग फाउंडेशन बैच लेके आएंगे, जिसमें चाहे आप एएलपी सीबीटी 1 वाले हो, चाहे आप टेक्नीशियन वाले हो, चाहे वो ग्रुप डी वाले हो, सब के सब अपने सिलेबस को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर पाओगे, बिल्कुल जीरो से। तो अभी हम बात करते हैं यहां पर स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके में मैंने आप लोगों को बताया, जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती है या एग्जाम की डेट के बारे में कोई नोटिस नहीं आता है, तब तक आप लोग ये कोशिश किया करिए कि पहले हम स्टैटिक जीके वाला पार्ट पढ़ें। कौन सा? स्टैटिक जीके। और ऐसा पार्ट जैसे कि संविधान, जो बार बार आता रहा है और उसमें बदलाव होने की संभावनाएं बहुत कम है या बहुत नेग्लिजिबल ही बदलाव होते हैं। तो ये चीज अगर आप करते हो तो ये नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि 20 नंबर में से आप मान के चलिए 10 मार्क्स का तो करंट अफेयर्स का वेटेज है और लगभग 7 से 8 मार्क्स जो है वो आपके स्टैटिक जीके और संविधान वगैरह से ही देखने को मिलते हैं। इसलिए इस वाली चीज पे अगर पकड़ होगी तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बुक लाएंगे जो मैं अभी, हो सकता है कि आप लोगों के नेक्स्ट टारगेट में ही न्यू बुक जो अभी जुलाई वाली आई होगी उससे, क्योंकि वो अपडेटेड कंटेंट होगा, मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स का सिलेबस भी निपटाऊंगा। लेकिन करंट अफेयर्स तब ज्यादा उचित रहती है जब हमारे एग्जाम की डेट आ चुकी हो, क्योंकि अगर मैं पहले दिन से ही आपको करंट अफेयर्स देने लग जाता तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान है, वो चीज हिस्ट्री बन जाती है। क्योंकि आपको अगर पहले दिन देंगे तो आप क्या पढ़ोगे, पिछले 6 महीने या 1 साल का। और रेलवे क्या पूछता है? रेलवे पूछता है आप लोगों से लेटेस्ट 6 महीने और पिछले 1 साल का इंपोर्टेंट पॉइंट, इंपोर्टेंट इवेंट्स। ऐसा नहीं है कि सब कुछ, बाकी जो चीजें होती है 6 से 8 महीने की लेटेस्ट पूछता है। जो छोटे मोटे इवेंट होते हैं और जो बड़े इवेंट होते हैं जैसे फीफा वर्ल्ड कप, ओलंपिक, ये 1 साल के हो, 2 साल के हो, तब भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। जब मैं करंट करवाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा। तो इस बार जो है भारत की प्रमुख जनजातियां, अगर आप ये कर भी चुके हो तब भी मैं कहूंगा इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ये भी कमेंट में बताइएगा, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह। आप कहोगे ये क्यों करवाया जा रहा है? देखो, हिस्ट्री में हम लोग कोई बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, लेकिन इंपोर्टेंट घटनाओं का आप लोगों को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये जो 1857 का विद्रोह है, ये मॉडर्न इंडिया की शुरुआत यहां से होती है। आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में महात्मा गांधी का पीरियड आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसका अगला भाग होगा और उसकी रूपरेखा हम लोग यहां से तैयार करेंगे। तो 2 चीजें हैं, सबसे पहले है 1857 का विद्रोह, नरमपंथी एवं उदारवादी चरण।
यहां पे आप लोग देखेंगे जैसे लोग थे वो ये चाह रहे थे कि भाई साहब अंग्रेजों से जो निपटा जाए वो सहनशीलता के साथ निपटा जाए। फिर उसके बाद उग्रवादी चरण आया। ये क्या है? उग्रवादी चरण, गर्मपंथी और उग्रवादी चरण। यहां पे जो लोग हुए, अभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। यहां पे ये कहते थे कि हम डंके की चोट पे लेंगे, ठीक है, मतलब भीख नहीं, झुकना नहीं है इन लोगों के सामने। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप लोगों ने लाल बाल पाल का नाम सुना होगा, समझ रहे हो? तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो आप लोग यहां पे पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पिछली बार भी आप लोगों ने लोकसभा स्पीकर कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो इस बार करेंगे। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और बस इसके बाद थोड़ा सा संविधान का पोर्शन बच रहा है और एक पोर्शन ये वाला महात्मा गांधी का बच रहा है, और बाकी ये कंप्लीट है। फिर जीके आप लोगों की स्टार्ट करेंगे जो करंट जीके है। इसके बाद अगर मैं बात करूं साइंस में, तो मेरे प्यारे बच्चों साइंस में क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसके जो है 4 चैप्टर्स थे, और जो चारों के चारों चैप्टर्स आप लोग कंप्लीट कर चुके हो। इसके अलावा अब हमारी 10th की जो एनसीईआरटी है वो शुरू हो रही है, और पहला ही चैप्टर आता है हम लोगों का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और गाइस मैंने पूरा मार्क करके आप लोगों को एक एक चीज प्रोवाइड कराई हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आप लोगों की केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर है, मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को पहले ही सिलेबस डिस्कशन में, कि कई बार क्या करता है ये इतना सीरियस हो जाता है, इतना सीरियस हो जाता है कि उसमें 10th वर्ड लिखा हुआ है तो सब कुछ 10th से ही पूछ लेता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन 2022 में ऐसा ही किया, उसने 9th की एनसीईआरटी को छुआ तक नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम 9th को छोड़ दें, हम सिलेबस पूरा कवर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा फोकस आप 10th की तरफ रहिए। क्या पता 2022 की तरह कोई सन की आदमी बैठे और उसे 10th दिखे और 10th से ही सब कुछ कर दे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 10th की जो एनसीईआरटी है उसकी फिजिक्स आप लोग कंप्लीट कर चुके हो, बायो आप लोग कंप्लीट कर चुके हो। तो पहला जो चैप्टर है वो हम लोग कवर कर रहे हैं, वो है हमारा केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण कि शायद आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस को ना समझो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बार उठा के देखना, आपको समझ आएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हुए हैं। एक एक लाइन एनसीईआरटी की, इवन सिंबल भी अगर कोई दिया हुआ है, इवन अगर कोई प्रयोग भी किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चंस यहां पर आए हुए हैं। जैसे ये एक्सपेरिमेंट देख रहे हो आप पहले पेज पे ही, इसका डायग्राम दे दे के आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि यहां पर क्या हो रहा है। तो इसमें दिखाया हुआ है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वॉच ग्लास में इकट्ठा करके। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर चाहे वो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना हो, चाहे वो आप लोगों का कोई भी क्रियाकलाप हो, एक एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। चाहे वो आप लोगों से पूछा है कि बिना बुझे हुए चूने से बुझा हुआ चूना किस तरीके से बनता है, क्या रिएक्शन होती है, आप लोगों से इसके आगे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप लोग देखो। तो यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड से आप लोगों को वो सिखा दिया है कि किस तरीके से आप लोगों को बैलेंस करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, चाहे वो संयोजन रिएक्शन, चाहे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन रिएक्शन हो, चाहे वो वियोजन रिएक्शन हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो, विस्थापन अभिक्रिया हो, ये सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये सारी की सारी चीजें इसी के अंदर आप लोग पढ़ने वाले हो। और इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इन लोगों का जो फेवरेट था, वो क्वेश्चन आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछता है, यहां पर लिखा हुआ है, 1 मिनट में बताता हूं आपको कहां गया वो क्वेश्चन। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं से, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं, तो इसको भी आप अच्छे से कवर करें। और इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अपचयन एंड उपचयन अभिक्रिया, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, मैं बता रहा हूं इससे भर भर के क्वेश्चंस पिछली बार आए हैं। यहां से देख लीजिए, ये एक एक चीज आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर करनी है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पे आप लोगों को करवाया हुआ है, तो इसको आप जरूर से जरूर समझेंगे। इसके बाद आ जाता है आप लोगों का कोरोजन एंड विकृत गंधिता, बस यही चीजें हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से करना, और कुछ मैंने इसलिए दिया भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर कवर करना है। किस चीज का? केमिकल रिएक्शंस का। अब बात करते हैं
यहां पर नेक्स्ट चीज दी है, मोस्ट इंपोर्टेंट पेजेस ऑफ केमिस्ट्री। ये जो चीज है ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों ने अभी 9th की केमिस्ट्री कंप्लीट की है, तो आप वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। बाकी आप पेपर उठा के देखिए, आप पेपर उठा के देखना शुरू करिए कि किस तरीके से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू जो आपने पढ़ा है वहीं से देखने को मिल रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स के अंदर, तो मेंसुरेशन चल रही थी, 2D मेंसुरेशन हमने कर ली थी। आज हम कवर करेंगे 3D मेंसुरेशन। वैसे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग जो टारगेट का वेट करते रहते हो, टारगेट का वेट करने से 100 गुना अच्छा है कि अगर आपके पास टाइम है, 2D मेंसुरेशन कंप्लीट हुई है, तो उससे आगे की 3D मेंसुरेशन निपटाने को मैंने बोला था। लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरी बात को नहीं सुनेंगे, सिर्फ उनको ये पेज देखना है बस। अरे 2D के बाद 3D मेंसुरेशन तो होगी ही होगी, तो क्यों खाली बैठे हो, उस 3D मेंसुरेशन को ही कंप्लीट कर लो। तो ये है 3D मेंसुरेशन। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कंप्लीट करेंगे। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, एसएससी के एडवांस मैथ में और हमारे एडवांस मैथ में धरती आसमान का अंतर है। उनके यहां एडवांस मैथ में ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री को ही बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि हमारे यहां टीसीएस द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा ज्यामिति है जो है, आप देखते हैं क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया। ज्योमेट्री के अंदर आगे पार्ट आता है जिसमें हम इक्वेशंस बनाते हैं, वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कहने का मतलब यह है। और दूसरी चीज, हमारे यहां ट्रिगोनोमेट्री हो या फिर ज्योमेट्री हो, उसके कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट पे, बहुत ज्यादा डेप्थ में वो नहीं घुसता है। लेकिन एसएससी के अंदर इन दोनों में बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन घुसता है। हम लोगों के यहां एक चीज ये है कि ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स को वो कवर करता है, लेकिन उनका बेसिक ओनली, ये नहीं कि उनके अंदर घुसता है बहुत ज्यादा। तो आप लोगों को कम से कम बेसिक जरूर से जरूर आना चाहिए। बाकी ये सब करने की आवश्यकता नहीं है कि आप 100 लेक्चर में जियोमेट्री कंप्लीट कर रहे हो, 50 लेक्चर आप मेंसुरेशन के देख रहे हो, 50 लेक्चर आप ट्रिगोनोमेट्री के देख रहे हो। इतना सब करने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर से बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं है कि आप एक चैप्टर के 100 लेक्चर देखें, 50 लेक्चर्स देखें। इससे माइंड पे प्रेशर बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। मेरा मानना हमेशा से यह है कि बस कॉन्सेप्ट सीख लो, बाकी प्रैक्टिस टीचर के साथ करने से 100 गुना अच्छा है आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें कि मेरे यहां क्या आया है। और जब भी कोई लेक्चर देखने चला करो तो सबसे पहले अपने प्रीवियस ईयर यूथ पब्लिकेशन से उठा के देखा करो कि भाई साहब मेरे यहां क्या क्या चीजें आई हुई हैं, कौन सी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा मत करो कि सिर्फ पढ़ते जाओ। अरे पहले अपनी चीजें तो देखो, मेरे यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है। टीचर ने 10 चीजें पढ़ाई हैं, अगर मेरे यहाँ 3 चीजें आती हैं तो मैं उन 3 चीजों पे ज्यादा ध्यान दे के पढ़ूंगा या उन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करूंगा। तो इस चीज को हमें कवर करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग में इनइक्वालिटी वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम कवर करेंगे। वैसे मैंने बच्चों से पूछा था, एक बात और मैं बता दूं, ये चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में कहीं नहीं है लिखा हुआ, ये आपके सिलेबस में कहीं नहीं है लिखा हुआ। इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप लोगों को ध्यान होगा तो आप कुछ चैप्टर्स बता दोगे जो हमारे छूटे हुए हैं, क्योंकि आप सिलेबस को कवर कर रहे हो। हम तो इस कोर्स के लिए भी बनाते हैं टारगेट, फिर उसके लिए बनाते हैं, तो इतने सारे टारगेट बनाते हैं तो कई बार हम लोगों को ऐसा रह जाता है कि यार हमें ध्यान में रहता है हमने करवा दिया, पता चल रहा है वो दूसरे कोर्स में कराया है। तो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कई बार पूछ लेता हूं। तो आप लोग बता दिया करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कर रहे हो, आपको पता है कि कौन सा चैप्टर बचा हुआ है। इनइक्वालिटी, इसको हम कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन क्योंकि इससे 2022 में भी क्वेश्चंस आए हैं और एनटीपीसी में भी क्वेश्चंस आते हैं, एएलपी में भी आए हैं, जेई में भी आए हैं, तो इसको हम जरूर से जरूर कवर करेंगे, भले ही हमारे सिलेबस में हो या ना हो। और बाकी मैंने लिखा है प्रीवियस चैप्टर का आप लोग रिवीजन करिए। इससे पहले जितने चैप्टर्स हो रखे हैं उनका रिवीजन करिए। और किसी भी वजह से एकाध दिन अगर लेट होता है तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप इंतजार मत किया करिए कि भाई साहब टारगेट। अरे रिवीजन करो, 90% सिलेबस निपट चुका है भैया। जब तक रिवीजन नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। आगे की तो थोड़ी सी चीजें वो तो हो ही जानी है, जरा सी चीजें बची हैं, उसमें कुछ बचा है क्या? 4 चैप्टर केमिस्ट्री के बचे हुए हैं, तो 1 चैप्टर आज हो गया, 3 चैप्टर बचे। बाकी पीरियोडिक टेबल सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को करवाएंगे, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस टारगेट को पूरा करिए, नेक्स्ट टारगेट के लिए रेडी रहिएगा। नेक्स्ट वीक
इसका जो कंटेंट है वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। पहले मैं जो आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं वो आप कवर करें। इसके अलावा कुछ बच्चे ये कहते हैं कि भैया आप जो है इसका जीके का जो कंटेंट है वो हमें प्रिंट नोट्स में दे दीजिए, मतलब प्रिंटेड फॉर्मेट में। मैं आपको बता दूं, अगर प्रिंटेड नोट्स में देना है तो ये सब चीजें किताब में लिखी हुई हैं, और मेरा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं होता है कि आप मेरे नोट्स का यूज करके अपने नोट्स बनाएं। मैं कहता हूं कि जो मैं लेक्चर दे रहा हूं उसका यूज करके आप नोट्स बनाइए, उसमें तो सब कुछ समझ आता है ना आपको, वो प्रिंटेड ही फॉर्मेट है। हम लोगों ने भी नोट्स बनाए, अगर आप अपने नोट्स बनाओगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। फिर भी मैं हेल्प के लिए देता हूं, उसका ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप उसी में से करें। लिखा हुआ तो किताबों में भी बहुत है, समझ रहे हो, और जो वो छोटा छोटा लिखते हैं ना वो याद करने के लिए होता है। वो मैंने अपनी ट्रिक बना रखी है, आप अपने तरीके से उसको याद कर सकते हैं, जो वीडियो में बताया जाता है उस तरीके से याद कर सकते हैं। तो वो याद करने के लिए, जैसे मेन टॉपिक है तो उसमें जरा सी लाइन ही लिखी जाएगी ना याद करने के लिए, तो कि चलो इससे इस चीज से याद कर लेते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग याद करिए, मैं तो सिर्फ उसमें हेल्प करता हूं आप लोगों की। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, बस और 3-4 टारगेट रुकिए, आपका सिलेबस एंड हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। आप अपने सिलेबस को कवर करिए, फिर आप लोग रिवीजन के लिए रेडी रहिए। हम लोग आपको नेक्स्ट बैच के साथ रिवीजन करवा देंगे, आप लोग अपना रिवीजन करते चलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।